हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को यशपाल जी द्वारा रचित, लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी लखनवी अंदाज को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हमारे लेखक ने एक नवाब जो कि लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है, वहीं के एक नवाब साहब लेखक को मिलते हैं और लेखक उन्हीं के बारे में अपनी इस कहानी में वर्णन कर रहे हैं। नवाबों के ज़माने के उनके एक वंशज जो कि झूठी शान, झूठे दिखावे को इस कहानी में दिखा रहे हैं। लेखक ने उसी का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली है। वो चल पड़ने को उतावली में फूंक मार रही है, अर्थात लोकल ट्रेन चलने को तैयार है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक को कहीं दूर नहीं जाना था, थोड़ी दूर ही जाना था। इसलिए उन्होंने एकांत के लिए कि एकांत में बैठकर कहानी भी सोचेंगे और प्राकृतिक दृश्यों को भी देखेंगे, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। गाड़ी अभी चलने को तैयार ही थी। गाड़ी छूट रही थी। तब तक लेखक किसी एक डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लेखक तो ये सोच रहे थे कि डिब्बा खाली होगा, परंतु वहाँ लखनवी अंदाज में बैठे एक सफ़ेदपोश व्यक्ति बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमेशा सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। वहाँ जो सज्जन बैठे थे लखनवी अंदाज में, उस डिब्बे में जब लेखक अचानक चले जाते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी उनके लेखक के आने से वे जो सज्जन बैठे थे उनके कार्य में बाधा पड़ती है। सोचा हो सकता है अभी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। वे जो लखनवी अंदाज में सफ़ेदपोश व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने अपने बगल में तौलिया बिछा रखा था, उस पर खीरे रखे थे। उस पर 2 खीरे रखे हुए थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। जिस डिब्बे में लेखक जाते हैं, उस डिब्बे में उस सज्जन व्यक्ति को कुछ विघ्न टाइप में इनके आने से कुछ असंतोष लगता है, परंतु इन्होंने भी उनसे मिलने का कोई उत्साह नहीं जताया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। ये अपने को ही असमंजस में डालकर लेखक अपने आप को ही कोस रहे थे कि हम कहाँ से, हम तो एकांत के लिए आए थे, परंतु यहाँ एक आदमी पहले से ही है, इसलिए हमें भी बड़ी असुविधा हो रही है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में
किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। नवाब साहब वो भी अकेले रहने के आदी या साधारण लोगों के साथ न रहने के कारण ही वे भी बेचारे सेकंड क्लास का ही टिकट खरीद लिए कि हम भी एक आराम से बैठेंगे डिब्बे में, हमारे साथ कोई नहीं होगा। परंतु इसके विपरीत ही परिस्थितियां बनी। लेखक वहां आए, वहां बैठे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब को ये भी थोड़ा सा तिरछी नेत्रों से देख रहे थे और नवाब साहब गाड़ी से बाहर देख रहे थे। वो नवाब साहब ने सासा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। लेखक ने, नवाब साहब लेखक को खीरा देने की बात करते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब, जवाब दिया, शुक्रिया, किफला शौक़ फरमाएं। इन्होंने, लेखक ने जवाब दिया कि ये हमें लगता है साधारण समझते हैं, इसीलिए हमें ऐसा ये खीरा लेने की बात कह रहे हैं। इन्होंने न लेने को कहा और शुक्रिया कहा। आगे नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया कि खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर चीज़ों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाए। कहने का तात्पर्य है कि नवाब साहब ने खीरे काटे, उन्हें तौलिए पर सजाया। आगे लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यानी नवाब साहब खीरे को काटे, उस पर अपना उस पर छिड़कने का सामान लिए थे, नमक वो छिड़क दिए। आगे की प्रक्रिया क्या हुई, उसका मुख खीरे के रसास्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब खीरा खाना तो चाहते थे परंतु खाए नहीं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अभी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। क्लास, शौक़ कीजिए, वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब लेखक को कहते हैं कि आप भी इस खीरे को खाइए, ये लखनऊ का खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में उतर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाइए। इन्होंने साफ मना कर दिया। लेखक ने
साफ मना कर दिया कि अभी हमारा पेट सही नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे। नवाब साहब ने अस्तीर्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले आए। फाँक को सूंघ स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक की खिड़की से बाहर छोड़ दिया। फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक से के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंके। यानी नवाब साहब भी खीरा खाए नहीं, क्योंकि लेखक सामने बैठे थे, उनकी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वे एक फर्जी या झूठे शान की वजह से उन खीरों को सूंघकर ही बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। झूठी शान की वजह से उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर बैठ गए। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से कि इस तरीके की खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक ये सोच रहे हैं कि ये जो नवाबी दिखावा है, क्या इस दिखावे से इनका पेट भर जाएगा? ये नवाबी दिखावा, जो कि झूठी शान भी कहा जा सकता है, झूठी शान की वजह से इन्होंने खीरा को खाए बिना ही बाहर फेंक दिए। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? ये नवाबी झूठी शान से, अगर झूठे दिखावे से, झूठे सफ़ेद पोशी से अगर किसी को, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ही, अपने आप के बड़प्पन को दिखाने के लिए ही और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को नवाब दिखाने के लिए ये झूठी शान ही है कि खीरा खाने को मन ललच रहा था, लेकिन खीरा खाए बिना ही कि एक दूसरे आदमी ने हमें देख लिया है, खीरा रखे हुए देख लिया या खीरा खाते हुए देखेगा, इस वजह से हम इस संकुचित मानसिकता की वजह से वे खीरा खाए बिना ही नवाब साहब खीरा फेंक देते हैं। इस पर लेखक विचार करते हैं कि जिस चीज़ को खाए बिना ही पेट भर जाता है, उसके सूंघने मात्र से पेट भर जाता है, तो हमें इस अटपटी, लेखक के द्वारा ये लिखी गई एक अटपटी कहानी ही है, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, न इसमें कोई रस है। ये तो एक कहानी का एक ढंग मात्र है, एक बहुत ही, जो कहा जाता है कि नीरस कहानी है ये। इस नीरस कहानी को लिखकर भी लेखक अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और लेखक कहते हैं कि अगर मात्र सूंघने से ही पेट भर जाता है, खीरे के सूंघने मात्र से पेट भर जाता है और डकार आ जाता है, तो मुझे एक नई कहानी लिखने के लिए किसी पात्र, घटना या इच्छा कि क्या हो सकता है, या कल्पना की
हमारी कहानी के लेखन में किसी विचार, घटना और पात्रों की क्या आवश्यकता है, वह तो हमारी कल्पना मात्र से ही लिख जाएगी। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगले पाठ के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम लखनवी अंदाज के इस प्रश्नोत्तर को कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लेखक के द्वारा इस कहानी के से संबंधित प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। पहला प्रश्न है इसमें लेखक को जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में आते हैं, जहाँ वहाँ सफ़ेद पोश नवाब साहब पहले से बैठे हुए हैं, तो इस लेखक के आ जाने से उनको बड़ी ही असहजता महसूस हुई, क्योंकि वे तो झूठी नवाबी शान के शौकीन थे। उन्हें साधारण लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था, इसलिए वे सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठने के लिए पालथी मारे बैठे थे वहाँ। तभी लेखक आ जाते हैं। उनके एकांत में विघ्न पड़ता है। वे थोड़ा सा मायूस हुए कि अरे ये कैसे, ये डिब्बा तो मेरा था, ये भला कैसे इसमें आ गए। यानी लेखक उन्हें साधारण व्यक्ति लगा और वो अपने आप को तो नवाब समझते थे। इसीलिए उनके लेखक के आ जाने से उनके आराम में, उनके रहने खाने में विघ्न पड़ा। इसीलिए वे लेखक के आ जाने से असहज हो गए। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब जो सामंती व्यवस्था के अपने आप को सामंती व्यवस्था का एक सदस्य मानते थे और इसीलिए वे झूठे दिखावे के कारण, भूख लगी होने के बावजूद भी खीरा खाने के लिए रखे हुए खीरे को उन्होंने झूठी शान में ही बाहर फेंक देते हैं। यह नवाब साहब के ओछे स्वभाव को प्रदर्शित करता है कि भला एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी वितृष्णा कैसे रख सकता है। आखिर वो तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे थे, वो भी तो अपना किराया देकर ही आपके डिब्बे में, उस डिब्बे में चढ़े थे। जितना किराया आपने दिया उतना ही किराया तो लेखक ने भी दिया था। फिर आपको असहजता क्यों महसूस हुई? ये आप फर्जी नवाबी शान की वजह से ही तो आप लेखक को देखकर असहज हो जाते हैं और उन्हें देखकर थोड़ा सा अपने आप में संकीर्ण मानसिकता का भाव आ जाता है आप में। इसीलिए आपको एक ओछा स्वभाव का व्यक्ति समझा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? हमारे लेखक ने इस नीरस कहानी को लिखकर लोगों का ध्यान तो इधर आकर्षित किया है कि ऐसे भी लोग इस संसार में हैं जो दिखावे के लिए जीते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं और अपनी शान में
दूसरे को नीचा दिखाने से थोड़ा भी कतराते नहीं हैं और अपनी शान में कोई कमी नहीं आने देते हैं। ठीक है कि लेखक ने इस सामंती व्यवस्था पर व्यंग कटाक्ष किया है, लेकिन हमारे विचार से कोई भी कहानी बिना पात्र, घटना और विचार के नहीं लिखा जा सकता है। एक कहानी पर पहले कल्पना किया जाता है या कोई कहानी लेखक को साक्षात किसी घटना से इंगित कराती है, घटना की तरफ इंगित कराती है। हम लेखक के इस बात से सहमत नहीं हैं कि एक कहानी बिना पात्र, घटना या विचार की लिखी जाती है। किसी कहानी को लिखने के लिए इस सबसे ज़रूरी एक घटना होती है जिसको इंगित करके हम रचना करते हैं, जिसको इंगित करके हम कहानी लिखते हैं। वही तो कहानी का मेन आधार होता है। एक घटना, एक पात्र और बिना विचार के कहानी लिखना असंभव होता है। हम लेखक के इस विचार से सहमत नहीं हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहते हैं? हमारे विचार से यह एक नीरस निबंध है जिसमें ना कोई रस है, ना इससे कोई सीख मिलती है और न ही इससे कोई शिक्षा मिलती है। इससे इससे शिक्षा और न ही इससे कोई ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमारे विचार से यह एक व्यंग्यात्मक कहानी ही इसका नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।